जेलेंस्की जहां अमेरिका से खनिज डील के लिए तैयार हो गए हैं, तो वहीं बांग्लादेश में अब सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। यूनुस हमारी पार्टी के नहीं है, ये कहना है छात्र संघ का। यूनुस के ऊपर कहर ढहना शुरू हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को घोषणा की कि यूक्रेन अमेरिका के साथ खनिज सौदा करने को तैयार है। ट्रंप ने दावा किया कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की डील साइन करने शुक्रवार को अमेरिका के दौरे पर आएंगे। ये डील अमेरिकी सैन्य मदद के बदले यूक्रेन के दुर्लभ खनिज संसाधनों के इस्तेमाल से जुड़ी है। ये डील ट्रंप के दबाव और धमकियों के बाद हो रही है। जेलेंस्की ने खुलासा किया कि ट्रंप रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिका से अब तक मदद के नाम पर मिले लगभग $500 अरब वापस मांग रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि अगर ट्रंप को यूक्रेन के खनिजों के अधिकार नहीं देते हैं तो यूक्रेन की 10 पीढ़ियां $500 अरब को चुकाने में खप जाती। इस डील में यूक्रेन की अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी की कोई जिक्र नहीं है। जेलेंस्की ने शुक्रवार को होने वाले अमेरिका यात्रा को लेकर कहा कि मैं इस विजिट को बहुत पसंद करूंगा। ये सिर्फ एक शुरुआत है, इसकी सफलता राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमारी बातचीत पर निर्भर करेगी। उन्होंने स्वीकार किया कि एक बड़ा मुद्दा समझौते को नाकाम कर सकता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन यह जानना चाहता है कि अमेरिका उसे दी जाने वाली सैन्य मदद को लेकर फिलहाल क्या रुख रखता है। दरअसल यूक्रेन चाहता है कि सीज फायर समझौते के तहत उसे भविष्य में किसी भी रूसी हमले से सुरक्षा की गारंटी मिले, जबकि अमेरिका कोई भी गारंटी देने से इनकार कर चुका है। जेलेंस्की ने कहा कि खनिज सौदे से होने वाली कमाई यूक्रेन और अमेरिका के ज्वाइंट अकाउंट में जमा होगा और इसके बाद यूक्रेन अमेरिका का कर्जदार नहीं रहेगा। यूक्रेन के पास रेयर अर्थ मटेरियल के दुनिया के कुल कच्चे माल का लगभग 5% है। इसमें ग्रेफाइट लगभग 19 मिलियन टन शामिल है। इसके अलावा यूरोप के कुल लिथियम भंडार का 33% हिस्सा यूक्रेन के पास है। जंग की शुरुआत से पहले ग्लोबल टाइटेनियम उत्पादन में 7% हिस्सा यूक्रेन का हुआ करता था। यूक्रेन के पास रेयर अर्थ मटेरियल के कई अहम भंडार है। हालांकि जंग के बाद इनमें से कई रूस के कब्जे में पहुंच चुके हैं। यूक्रेनी मंत्री यूलिया के मुताबिक रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी हिस्से में $350 अरब के संसाधन मौजूद हैं। रेयर अर्थ मटेरियल 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मिलिट्री इक्विपमेंट तक में इस्तेमाल होता है। इसका उपयोग आईटी इंडस्ट्री और सौर ऊर्जा, केमिकल इंडस्ट्री के अलावा आधुनिक तकनीकी ऑयल रिफाइनरी में कई अन्य इंडस्ट्रीज में होता है। सोडियम, डेस्प्रोसियम, आर्बियम, यूरोपियम, गैडोलियम, होलियम, लेथनेम, ल्यूटेटियम, नियोडेडियम, प्रोसीडियम, प्रोमेथियम, समेरियम, स्कैंडियम, टेर्बियम, थ्यूलियम, यटरबियम एंड इट्रियम। ट्रंप करीब एक महीने से यूक्रेन सरकार पर अमेरिका को दुर्लभ खनिज देने को लेकर दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि अगर यूक्रेन को अमेरिकी मदद चाहिए तो उसे $500 अरब के दुर्लभ खनिज अमेरिका को देने होंगे। उन्होंने जेलेंस्की को धमकी दी थी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो अमेरिका यूक्रेन को और मदद देना बंद कर देगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बात करें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की स्थिति इस समय बहुत बुरा है। बांग्लादेश एक गंभीर बैंकिंग संकट का सामना कर रहा है, जो एक अनसुलझे नेतृत्व संकट के बीच गहरा गया। बांग्लादेश के बैंकों में नॉन परफॉर्मिंग लोन्स दिसंबर 2023 तक रिकॉर्ड $3,45,764 करोड़ यानी कि करीब $3 बिलियन तक पहुंच गया है, जो कुल ऋण का 20% है। यह संकट बांग्लादेश बैंक के गवर्नर अहसन एच मंसूर के नेतृत्व के सामने आया है। उन्होंने इसकी गंभीरता को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर किया। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बांग्लादेश बैंक ने बैंक रिजोल्यूशन ऑर्डिनेंस का मसौदा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य है कमजोर बैंकों को ब्रिज बैंकों के जरिए संभालना और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। लेकिन नेतृत्व में अस्थिरता और भ्रष्टाचार के आरोपों ने इस संकट को और जटिल बना दिया है। बांग्लादेश का बैंकिंग क्षेत्र लंबे समय से भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन से जूझ रहा है। दिसंबर 2023 तक एनपीएल का आंकड़ा 3,45,764 करोड़ तक पहुंच गया, जो 3 महीने पहले के 2,84,000 करोड़ से 61,000 करोड़ की बढ़ोतरी को दिखलाता है। ये तेज वृद्धि बैंकों की कमजोर स्थिति को उजागर करती है। बांग्लादेश बैंक ने इस संकट से निपटने के लिए एक नया कानून प्रस्तावित किया, जिसके तहत ब्रिज बैंक बनाए जाएंगे। ये अस्थायी बैंक कमजोर बैंकों का प्रबंधन करेंगे ताकि उनकी सेवाएं जारी रहे। कोई अस्थायी खरीदार मिलने
महीने तक स्थिति संभाली जा सके। इस ऑर्डिनेंस के तहत बांग्लादेश बैंक को शेयर, संपत्ति और देनदारियों को तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने का अधिकार होगा, बिना शेयर धारकों के सहमति के। इसके अलावा एक बैंक पुनर्गठन और समाधान कोष भी बनाया जाएगा, जिससे सरकार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और बैंकों से फंड मिलेगा। ये कोष संकटग्रस्त बैंकों को सहारा देगा और जमाकर्ताओं की सुरक्षा पर ध्यान देगा। ऑर्डिनेंस में प्रभावशाली उधारकर्ताओं के गैर कानूनी ऋण माफी को रोकने, बैंकों के कृत्रिम लाभ को बढ़ाने से बचने जैसे प्रावधान भी शामिल है। बांग्लादेश के बैंकिंग इतिहास में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है 2006 का ओरिएंटल बैंक संकट। ये बैंक उस समय बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का शिकार हुआ। ओरिएंटल बैंक में बड़े स्तर पर अनियमितताएं पाए जाने के बाद बांग्लादेश बैंक ने इसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया, एक प्रशासक नियुक्त किया। जांच में पता चला कि बैंक के अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों ने मिलकर भारी मात्रा में धन की हेराफेरी की थी, जिसके कारण ये दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया। 2008 में इसे आईसीबी इस्लामिक बैंक के रूप में फिर से बनाया गया, लेकिन कई जमाकर्ताओं को आज तक उनका पैसा वापस नहीं मिला। ये संकट आज के हालात से मिलता जुलता है, क्योंकि उस समय में नेतृत्व की कमी, भ्रष्टाचार ने बैंक को कमजोर किया था। ओरिएंटल बैंक के मामले में सरकार ने इसे पूरी तरीके से बंद होने से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया था। अभी का सीन यहाँ पर बांग्लादेश में बदलता हुआ दिख रहा है। बांग्लादेश में अब नई पार्टी बन चुकी है। छात्रों ने अब बांग्लादेश से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली है, यूनुस से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली है और यूनुस को लेकर अब ये कह रहे हैं कि देखो, यूनुस हमारे किसी भी पार्टी के नहीं है। और बात भी सही है, सबने मिलकर यूनुस को बना दिया था। अब यहाँ पर यूनुस पार्टी के नहीं रह गए। बांग्लादेश में कुछ दिन पहले ही ये कहा गया था कि स्थिति ठीक नहीं है। बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने के लिए आंदोलन करने वाले छात्र गुट ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला लिया। छात्र संगठन शुक्रवार को ढाका में नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। संसद भवन के पास मानिक मियां एवेन्यू पर रैली करते हुए पार्टी की शुरुआत की जाएगी। इस नई राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व नाहिद इस्लाम करेंगे। नाहिद बीते साल शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन के समय सबसे प्रमुख चेहरों में शामिल थे। उनको मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल किया गया। नाहिद नई पार्टी बनाने के साथ मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं। नई पार्टी के ऐलान के साथ ही छात्रों ने मोहम्मद यूनुस से दूरी बनाते हुए कहा कि वो राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं है, वह भी दूसरे लोगों की तरह विरोध आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। जातीय नागरिक कमेटी के प्रवक्ता का कहना है कि जुलाई 2024 के विद्रोह के बाद बांग्लादेश में नई उम्मीद जगी है। इन आकांक्षाओं को देखते हुए छात्रों ने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की पहल की है। हमने नई पार्टी बनाने का फैसला किया है क्योंकि हमने महसूस किया है कि मौजूदा राजनीतिक दलों की विचारधारा देश के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। सरमीन का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था बांग्लादेश को एक नया आधुनिक देश बनाने में सक्षम नहीं है। हम बांग्लादेश को दक्षिण एशिया में एक आधुनिक देश बनाना चाहते हैं। दुनिया भर के लोगों को बांग्लादेश से जोड़ना और नए विचारों को शामिल करना हमारा मकसद है। पिछले 53 सालों से बांग्लादेश सरकारी दमन का शिकार रहा है। सरकारी संस्थानों को नष्ट कर दिया गया है। संस्थानों का इस्तेमाल पार्टी और निजी उद्देश्यों के लिए किया गया है। हम सोचते हैं कि बांग्लादेश के लोगों के कुछ मूल अधिकार हैं। इन अधिकारों के आधार पर हमारी भविष्य की राजनीति चलेगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।